डॉक्टर नलवा, आप और आपका परिवार यूपी में 2 स्थानों पर कृषि कर रहे हैं, तो इस समय जो ये कृषि कानून है वो जो विवाद चला हुआ है उसके बारे में, आप कृषक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और लीडर भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कृषि कानूनों के बारे में? मेरी ज़मीन मुजफ्फरनगर में एक गांव है लोहारी, वहाँ पर है। दूसरी मेरी ज़मीन रुड़की के अंदर है। लोहारी की ज़मीन में या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ने का उत्पादन बहुतायत होता है, और जो उत्तरांचल के अंदर है उसमें जो है बासमती चावल और बाग ज़्यादातर लगे हुए हैं। तो मैं एक पेशे से किसान हूँ, मेरा पूरा परिवार किसान रहा है और डॉक्टर पेशे से भी हूँ। तो जो आज किसान आंदोलन चल रहा है ये आज का नहीं है। ये ऐसा समझिए कि चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ये किसान आंदोलन शुरू हुए थे और डॉक्टर चौधरी चरण सिंह बहुत दुखी थे किसानों की स्थिति को लेकर, और उन्होंने स्वयं ये कहा था कि किसान को मुक्त होना चाहिए, किसान को आज़ाद हो जाना चाहिए, किसान के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उस पर किसी तरीके के जो कानून बने हुए हैं कि जेल जा सकता है, किसी को बेच नहीं सकता है, गन्ने की अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ा नहीं सकता है, इन चीज़ों से वो बहुत दुखी थे। और आज हर घर के किसान के घर में चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगी हुई है और वो किसान मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, वो भी जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह चौधरी चरण सिंह की कैबिनेट में जो है मंत्री थे और किसान थे। तीसरी चीज ये है कि आज की तारीख में भी पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर 50% से ज़्यादा किसान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। तो किसानों का महत्व इस मायने में ज़्यादा बढ़ जाता है आज के टाइम में कि ज़मीन कम होती जा रही है, कृषि उपज के लिए छोटे छोटे जो है खेत बन गए हैं और उन छोटे काश्तकार को कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। उन्हें एक तरीके से आधे या चौथाई पर लेकर किसानों के यहाँ पर दूसरे काम करना पड़ रहा है। कुछ अपनी ज़मीन से कमाते हैं, कुछ जो है बड़े किसानों की ज़मीन लेके बटाई के ऊपर उससे अपना काम चलाते हैं। नए कानून क्या करेंगे? नया कानून चौधरी चरण सिंह की दृष्टि से संबंधित और एक प्रगतिशील कानून चौधरी चरण सिंह चाहते थे, जिसको कांग्रेस सरकार ने बनाया था। कांग्रेस सरकार ने ही ये पूरा कानून बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पार्लियामेंट में पास कराया। इस पर हर प्रकार की बहस हुई, पार्लियामेंट में बहस हुई, राज्यसभा में भी इसमें बहस हुई और उसके बाद ये कृषि कानून बने। और मैं ये बताऊं, जब ये कृषि कानून बने तो इसमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो इस कानून के पक्ष में थे। उन्होंने इन कानूनों के लिए जो है लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन किया था। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत राकेश टिकैत के पिताजी हैं। राकेश टिकैत भी इस कृषि कानून के समर्थक रहे हैं और वो इसमें थे। इसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के आधार पर जो इन्होंने सुझाव दिए थे उसके ऊपर कांग्रेस ने ये कानून बनाए थे। और पंजाब में कृषि कानून जो है बहुत पहले से लागू है और वहाँ पर जिसे बोलना चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज इन कानूनों के मातहत ही जमीन लेकर कृषि कर रही है। एक तरीके से वहाँ पे एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया गया है और उल्टा ये किया गया है कि अगर कोई किसान अपनी ज़मीन दे देता है एग्रीकल्चर के लिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो उसको जो है कोर्ट जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी चीज़, सजा का भी प्रावधान था। जो वहाँ पे नेस्ले कंपनी है और पेप्सी कंपनी है, इन्होंने किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण कर रखा है और उसकी उपज का पैसा वो किसानों को देते हैं। किसानों ने जो फसल नष्ट की, कुछ किसानों ने, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? जो किसानों ने फसल नष्ट करने के लिए किसानों की जो आह्वान किया गया था वो बहुत दुखदाई
अदूरदर्शी, अशोभनीय, जितनी भी उसकी जो है भ्रांतिपूर्ण स्थिति उसमें पैदा की और भावनाओं को भड़का के किसानों को उनकी फसल नष्ट करने के लिए आह्वान किया गया। और जिन्होंने यह आह्वान किया वो 40 लाख 50 लाख के करीब की गन्ना फसल शुगर मिल में भेज रहे हैं। सोसाइटी के माध्यम से उनको पैसा जा रहा है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो और चाहे बड़ौत हो। उन्होंने अपने खेत को जलाने के लिए तो कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना गन्ना जलाने के लिए तो कोई आह्वान नहीं किया, उन्होंने कोई प्राथमिक स्टेप अपना तो नहीं उठाया। लेकिन ये चीज चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसान हो, नेवर डिस्ट्रॉय द क्रॉप, ये बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा गया है। क्रॉप को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। क्रॉप भले ही आपकी हो, लेकिन समाज को उठना पड़ेगा। अगर कोई अपनी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है तो उसको इजाजत नहीं है कि वो क्रॉप डिस्ट्रॉय करे, और ग्रामीण लोगों को या अन्य लोगों को सामने आना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। और अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा करे तो क्रॉप को जलाने या डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की क्या स्थिति रहेगी? क्या आप क्या चाहते हैं कि आंदोलन किस दिशा में जाए या ना हो, या कैसे, आपके क्या विचार हैं? लोकतंत्र में बातचीत जिसे बोलते हैं से समस्या का समाधान होता है, ये कोई लठतंत्र नहीं है। अब लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से बने हुए कानून हैं, सारी सरकारों ने इन कानूनों को बनाया है। एक जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने इन कानून को पास कराया है। तो इस कानून को पास कराने का उद्देश्य ये था कि किसानों की इनकम बढ़े और दुगनी कर दी जाए या उससे भी ज्यादा कर दी जाए, क्योंकि किसानों की जो फसल थी वो घाटे का सौदा बनती जा रही थी और किसानों की मृत्यु हो रही थी और आत्महत्या भी कर रहे थे किसान। तो ये बहुत जरूरी था। और क्योंकि 60% पॉपुलेशन किसानों की है देश में, अगर किसानों की उन्नति नहीं होगी तो देश की उन्नति चाहे कितना ही कर लो, सब इनसे जितने भी वाणिज्यिक संस्थान है इनसे देश की उन्नति नहीं हो सकती। किसानों की उन्नति और किसानों की गरीबी से निकाल के उनको लाभकारी धन दौलत का इंतजाम करना सरकार का भी कार्य है और किसानों का भी स्वयं अपना कार्य है। उनको भ्रमित किया गया, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ की गई और भावनाओं से खिलवाड़ करने के बाद उनको जो है धरने या अन्य प्रदर्शन के ऊपर बिठाया। कोई बात नहीं, शुरू में ये धरना ठीक था, कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार ने अपनी तरफ से ये इच्छा जाहिर की कि एक एक पॉइंट से, चाहे वो एमएसपी है चाहे ये 3 कृषि कानून है, एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस किया जाए और जो पॉइंट आपको गलत लगता है उसे सरकार हटाने के लिए तैयार थी, है और आगे भी तैयार रहेगी। लेकिन ये तो कुछ नहीं हुआ कि एक कानून को जो है जो बनाया है उसे इन टोटो बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो आगे आने वाले समय में कोई एक आंदोलन उठ जाएगा और वो कहेगा कि आप अपने संविधान को खत्म कर दीजिए, हम तब बात करेंगे। नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, नहीं तो हम पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, नहीं तो हम जो है 26 जनवरी पे क्या कहना चाहिए आंदोलन करेंगे और लाल किले के ऊपर अपना झंडा फहरा देंगे। तो ये तो एनआरसी हो गई, ये तो एक उग्रवाद का तरीका हो गया, अतिवाद का तरीका हो गया। ऐसा जो है लोकतांत्रिक देश में नहीं चल सकता। ये हमें समझने की जरूरत है, हमें किसानों को समझाने की जरूरत है। और जो कांग्रेस ने, जिन्होंने ये कानून बनाए थे, कांग्रेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस आज फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, उनके पास कोई नेशनल लीडर नहीं है, टूट के कगार पर है। अगर उसे टूट से बचना है तो कांग्रेस ओछे हथकंडे छोड़ दे, किसानों के घर में जाके बैठे, किसानों के साथ आए, किसानों को समझाए कि सरकार कोई भी हो, बात से जो है समाधान होगा। अगर आज सरकार कांग्रेस की होती तो क्या वो ना कहते कि हम बात से जो है इस समस्या का समाधान करेंगे, या वो कहते कि जो कानून आप कहो हम उसे हटा देंगे। जो भी कानून है सरकार के उस पर तो जिद अड़ जाएगी, हर एक तबका जो है उठ खड़ा होगा कि कानून रद्द कीजिए, संविधान रद्द कीजिए। तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, हमें संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है
और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए बातचीत का रास्ता ही सही रास्ता है। बातचीत में समय लग सकता है। और ये भी मैं कहूं, जिस दिन 26 जनवरी को ये स्थिति पैदा हुई थी, अच्छा होता कि किसान अपने इस आंदोलन को स्थगित कर देते। आंदोलन तो बाद में भी शुरू किया जा सकता था, लेकिन इन नेताओं के मन में बहुत डर था। इन नेताओं को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था कि अगर हमने आंदोलन एक बार विड्रा कर लिया तो ये किसान दोबारा उनके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। उनको अपनी सेल्फ सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही थी, और आज भी यही स्थिति है। उनको सेल्फ सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही, इसीलिए वो जगह जगह भाग रहे हैं, इसीलिए वो जगह जगह गुमराह करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो आम जनता को ये बात समझनी होगी, और जिन पंचायतों में वो जा रहे हैं उन पंचायतों को भी उनको समझाना होगा कि भाई बैठकर देश की समस्या है उसका समाधान कीजिए। उसी में सबका भला है, उसी में किसान का भला है, और उसी में देश का भला है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टरी ऐसे प्रोफेशन से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। पहले आपका परिवार कृषक भी है, और आईएमए के प्रधान हिसार के नाते अब जो वैक्सीन है वो पूरे देश में चल रही है, बुजुर्गों के लिए भी है, अब युवकों के लिए भी शुरू होगी आगे। तो अभी किसी किसी इलाके में फिर कोरोना जोर पकड़ लेता है, कभी डाउन हो जाता है, फिर जोर पकड़ लेता है, फिर डाउन हो जाता है। तो वैक्सीन प्लस इसके रोकथाम के बारे में मैं काफ़ी समय से आईएमए हिसार का प्रधान हूँ, और काफ़ी समय से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, जो डॉक्टरों की एक संस्था है जो हरियाणा, जो सामाजिक सेवा करती है, उसका भी मैं प्रधान हूँ। कोरोना काल में सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कोई दवाई नहीं थी। आज भारत का बहुत बड़ा गौरव है कि भारत में वैक्सीन अपनी बनाई है। 2 वैक्सीन बाजार में है, और कई वैक्सीन आने वाली हैं, और एक नाक के द्वारा दी जाने वाली दवाई की वैक्सीन भी होगी, और आगे बच्चों के लिए भी वैक्सीन बन रही है। तो ये जो 2 वैक्सीन हैं, ये देश में निर्मित वैक्सीन है, और भारत इनको डेवलप्ड कंट्रीज में भी भेज रहा है। वहाँ पर जो है ये वैक्सीन लगाई जा रही हैं। और आप ये समझिए कि कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, उनका धन्यवाद दिया जा रहा है कि उन्होंने वो वैक्सीन जो है कनाडा को भेजी है। इसी तरीके से बहुत से खाड़ी कंट्रीज को भी ये जो है वैक्सीन भेजी जा रही है, लेकिन यहाँ भी कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। ये बिल्कुल वैक्सीन एकदम सटीक है, और इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। 2 वैक्सीन लगाने के बाद इसका एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा है। ये वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। सरकार ने अभी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 45 साल से ऊपर के वो इंसान जिनको कोई गंभीर बीमारियां होने का अंदेशा है, उनके लिए वैक्सीन ओपन किया गया है। डॉक्टरों को ये वैक्सीन लग चुका है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लग चुका है, बाकी जो बचे हुए हैं उनको लग रहा है। तो इस वैक्सीन से या तो अनभिज्ञता है, जो हमारे बच्चे हैं जो नौकरी करते हैं, जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो अपने माता पिता को वैक्सीन सेंटर पर लेकर जाए, क्योंकि अब वैक्सीन के जो है बहुत सारे सेंटर चले हुए हैं। जैसे आज हिसार में कई जगह पे जो है वैक्सीन के कैंप लगे हुए हैं, और 17 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन के कैंप लगे हुए हैं। तो इससे किसी तरीके की घबराहट नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों में हल्का सा शरीर टूटना या हल्का सा बुखार महसूस होता है, जो कि क्रोसिन की एक गोली से ठीक हो जाता है। उससे ज़्यादा बुखार तो बच्चों को जो वैक्सीन लगते हैं उनको हो जाता है। तो हमें निर्भीक निर्भय होकर ये वैक्सीन इसलिए लगवाना जरूरी है कि कोरोना की लहर कई राज्यों में दोबारा से आ गई है। हमारे हरियाणा में भी 7 जिलों में जो है कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, गुड़गांव वगैरह में, इवन करनाल वगैरह में ये हमारे बच्चों तक में फैल गया है। तो आज की जो दवाई है, जिसके लिए हम बहुत चिंतित थे कि दवाई कब आएगी, कोरोना का एक मरीज आ जाता था तो उस कॉलोनी का बहिष्कार हो जाता था, वहाँ जगह जगह जो है बैरिकेड लगा दिए जाते थे, कोई जाने से डरता था। आज ना तो हम मास्क लगा रहे हैं, ना हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, और ना वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे काम चलेगा?
हमें बचना है, अपनी पॉपुलेशन को बचाना है। हमारी आर्थिक स्थिति कोरोना अगर हो गया तो कमजोर हो जाती है, घर जो है गरीब हो जाता है। ऐसी स्थिति में पैसे कमाने के साधन कम हो जाते हैं, व्यापार पे फर्क पड़ता है, देश को आर्थिक नुकसान होता है जब मैन पावर खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक दवाई हमारे पास है, वो भी देश से बनी हुई है, जिसकी की कीमत प्राइवेट में 250 रुपये है, सरकारी में मुफ्त है। तो कोई चीज़ अगर आपको अवेलेबल है, मुफ्त है, तो आप जो है हिम्मत करके निकलिए। 10-10 के ग्रुप में जो हमारे बुजुर्ग पार्क में बैठते हैं या चौपालों पे बैठ के ताश खेलते हैं, वो सारे कोरोना का वैक्सीन लगवाने जाएं, देश का उसी में भला है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।